Hello friends, today we are going to discuss a very important topic from MEG 7 Untouchable, which is a story of a single day events in the life of a Bhaka. And this is written by Mulk Raj Anand. This was his first English novel. And in this, we are going to discuss something about the life and work of Mulk Raj Anand. We will go through title, theme, plot, and characterization of the Untouchable. So here we go. Friends, before going through the story of Untouchable, let us go through life and works of श्री मुल्क राज आनंद। श्री मुल्क राज आनंद जी का जन्म पेशावर में हुआ था 12 दिसंबर 1905 में और 98 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी पुणे महाराष्ट्र में ऑन 28 दिसंबर 2004। इन्होंने अपने लिटरेरी वर्क से इतना अच्छा काम किया कि इन्हें अवार्ड काफ़ी सारे मिले। उनमें से इंटरनेशनल पीस प्राइज़ ऑफ द वर्ल्ड पीस काउंसिल जो इनको मिला 1952 में, पद्म भूषण जो इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया इनको 1967 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो इंडिया की 24 मेजर लैंग्वेज में से जिसका सबसे अच्छा लिटरेरी वर्क होता है उसको दिया जाता है। साहित्य अकेडमी ने 1971 में इनको वो अवार्ड दिया। इनकी एजुकेशन हुई है खालसा कॉलेज में अमृतसर में एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, फॉलोड बाय एडिशनल स्टडीज़ एट कैम्ब्रिज एंड लंदन यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपनी फर्दर स्टडीज़ कैम्ब्रिज में की, आगे लंदन यूनिवर्सिटी में की। एंड कैम्ब्रिज के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, कैम्ब्रिज जो है वो सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है एंड इज़ द फोर्थ ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। एंड इन्होंने कैरियर की शुरुआत अपनी इंग्लैंड से की थी। टी.एस. इलीट की एक मैगज़ीन थी क्राइटेरियन जिसमें इन्होंने अपने शॉर्ट रिव्यूज़ पब्लिश करना शुरू किए थे, वहाँ से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। आनंद जी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी हु शेप्ड हिज सोशल कॉन्शियस। समाज में क्या सही है क्या बुरा है उसको देखने का नज़रिए को एक नई शेप मिली गांधी जी के प्रभाव से। फ्रेंड्स, इंडियन इंग्लिश नॉवल की एस्टैब्लिशमेंट में इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। इनकी ज़िंदगी को 3 फेस में जाने तो 1905 टू 1925 उनके बर्थ से लेके बचपन से लेके उनकी एजुकेशन जो उन्होंने इंडिया में हासिल की, इन 25 सालों में उन्होंने जो इंडिया में देखा सीखा, इंडिया में उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को देखा, कास्ट सिस्टम को देखा जो इन्हें अच्छा नहीं लगता था। 1935 टू 1945 फर्दर इन्होंने जो स्टडीज़ की वहाँ पे स्ट्रगल किया एज अ नॉवलिस्ट और लेटर जब उन्होंने इंडिया में आ गए वापस 1945 के बाद एंड ही वाज अ सक्सेसफुल पर्सन। उनके नोटेबल वर्क्स की बात करें, अनटचेबल, कूली एंड दलित लिटरेचर। फ्रेंड्स, दलित लिटरेचर को फॉर्म करने में इनका श्री मुंशी प्रेमचंद जी के साथ काफ़ी योगदान रहा है। दलित लिटरेचर हमारा सब्जेक्ट भी है, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, सो हम इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। फेमस ट्रिलॉजी की बात करें तो ट्रिलॉजी फर्स्ट जानते हैं क्या होता है। सेट ऑफ 3 आर्ट वर्क्स, आपने सुना होगा मुकेश खन्ना जी कहते हैं शक्तिमान की ट्रिलॉजी लेके आएंगे। सो उसी तरह से जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इसी तरह से उन्होंने 3 अपना नॉवेल्स ऐसे पेश की। फेमस ट्रिलॉजी द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, जो कि एक समाज में जो असमानता थी उसके प्रति एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट था। अनटचेबल जो हम अभी कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसको 19 रिजेक्शंस मिली थी। फाइनली ये पब्लिश की गई इंग्लैंड में विद E.M. फोस्टर्स प्रीफेस। इस नॉवल को उन्होंने 3 दिन में लिखा था और ये गांधी जी से एडिट करवाने भी आए थे। तो गांधी जी ने इनको अपने आश्रम में, साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने उस नॉवल को एडिट किया था। जो ये नॉवल थी इसका पहले टाइटल भाखा था और ऑलमोस्ट डबल थी जो अभी प्रेजेंट है। फिर इसमें से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एडिट की और एक फ़ाइन इस सेट को तैयार किया, बट 19 रिजेक्शन फेस करनी पड़ी थी उनको इस नॉवल को पब्लिश करने से पहले। फ्रेंड्स, ये अनटचेबल जो नॉवल है ये पब्लिश की गई थी 1935 में मई में और मार्केट में इसने धमाल मचा दी थी। बाय 1944 इसको 36 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और इसके पीछे इसकी जो पॉपुलैरिटी थी उसके पीछे आनंद जी की कितनी मेहनत थी, कितनी स्ट्रगल थी, उसको हम राइटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ अनटचेबल में फटाफट कवर करेंगे। उनका कहना था कि ये बुक 1930s में लिखी गई थी उनके द्वारा एक लॉन्ग वीकेंड में, और ये जो उनका इमेजिनेशन का ज्वालामुखी था, वोल्केनो ऑफ इमेजिनेशन, उसके अंदर से लावा की तरह बाहर आई थी। 3 दिनों तक उन्होंने सिर्फ 6 घंटे की नींद ली थी और इस बुक को कवर किया था। डबलिन जो कि आयरलैंड में है, उस इस बुक का उन्होंने कच्चा चिट्ठा फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी कर लिया था और उसको नाम दिया था बखा।
आफ्टर सम टाइम गांधी जी ने एक स्वीपर बॉय की स्टोरी लिखी थी यंग इंडिया में, जिसका नाम था उका। यंग इंडिया क्या थी? एक वीकली न्यूज़पेपर था या जर्नल कह लो, जो गांधी जी ने चलाई थी 1919 से 1931 तक। उसमें उन्होंने इस एक स्वीपर बॉय की स्टोरी को लिखा था जिसका नाम था उका। और आनंद जी ने जब इसको पढ़ा तो वो गांधी जी से मिलने के लिए आ गए, और उनकी परमिशन से 1929 में वो साबरमती आश्रम में गांधी जी से मिलते हैं। तो गांधी जी की कुछ शर्तें थी आश्रम में रहने से पहले। 3 महीने तक आनंद जी उस आश्रम में रहे हैं। वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ये थे कि डो नॉट ड्रिंक, शराब नहीं पीनी है, नॉट टू थिंक अबाउट इंग्लिश गर्लफ्रेंड, एंड उनको अपना टॉयलेट वीक में वंस क्लीन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वहाँ पे गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने बुक को एडिट किया। द बुक वाज फाइनली रेडी विद 150 पेजेस, जो कि 200 पेजेस की थी, और उसका टाइटल बाका से चेंज हुआ अनटचेबल में। अब बात करते हैं पब्लिकेशन की। तो आनंद जी फेस 19 रिजेक्शन बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक। उसका कारण ये था, रीज़न ये था कि इंडियन बुक्स मार्केट में बिकती नहीं थी, और इंडियंस की छवि इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी कि उनकी बुक को भी पढ़े लिखे। इस नॉवल में बहुत ही ज़्यादा मेंशन किया गया था डर्ट और क्रुएल्टी को। इसलिए जो उनके कुछ उस समय के क्रिटिक्स थे, उन्होंने, उसके क्रिटिक फ्रेंड्स थे, राइटर फ्रेंड्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि उसमें थोड़े से बहुत चेंजेस करने के लिए। तो आनंद जी ने वो भी की। उसके बाद फाइनली एक ब्रिटिश पोइट थे, उनकी मदद से उन्होंने बोला कि मुझे मैन्यूस्क्रिप्ट दे दो, एंड उन्होंने विश आर्ट बुक्स को दी वो पब्लिश करने के लिए, और वो एग्री हो गए। लेकिन पब्लिश करने से पहले उनकी शर्त थी विश आर्ट बुक्स की कि इसमें जो प्रीफेस है बुक का वो E.M. फोस्टर दें। अब फोस्टर जी ने जब वो प्रीफेस दिया तो लोगों का मानना था कि यह बुक डर्टी नहीं कहलाई जाएगी, और मार्केट में उस बुक को पब्लिश कर दिया गया मई 1935 में। बट वेरी सून द पॉपुलरिटी ऑफ द बुक रीच्ड इट्स पीक। मैंने शुरुआत में बताया था इस बुक ने धमाल मचा दी थी, और बाय द ईयर 1944 ये बुक जो थी ट्रांसलेट कर दी गई थी 36 लैंग्वेजेस में। इसी सेम ईयर में आपने पेंगुइन एडिशन सुना होगा, आल्सो केम इन टू द मार्केट। आनंद वाज नाउ लिविंग इन इंडिया एज अ राइटर एंड सोशल वर्कर। लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी, अनटचेबल। अब ये जो टाइटल है ये बड़ा ही सोच समझ के रखा गया है। दिस नॉवल डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द कास्ट सिस्टम इन द कॉलोनियल इंडिया, एंड द अनटचेबल नहीं रखा। क्यों ओनली अनटचेबल? सोचो, बिकॉज द अनटचेबल जो है दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल द, अगर ये लगा दें इसके पीछे तो इसका मतलब ये एक इंसान की स्टोरी है भाका की, लेकिन नहीं, इट बिकम्स सिंबलिक ऑफ मिलियंस ऑफ अनटचेबल इन द सोसाइटी। ये एक सिंबल का काम करती है। बका जो है वो रिप्रेजेंट करता है द एवरी डिप्राइव्ड क्लास इन द सोसाइटी। अब ये उसकी सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तनाव, जो भी उनको फिजिकल और साइकोलॉजिकल सफरिंग्स का सामना करना पड़ता था उस समय सोसाइटी में, उसके बारे में ये बता रहा है नॉवल। इसलिए इसका टाइटल अनटचेबल रखा गया। एंड द टाइटल इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ऑल्सो इफेक्टिव एंड इंटेंस। ये खाली अप्रोप्रिएट ही नहीं लेकिन बहुत ही असरदार और बहुत ही इसका गहरा मीनिंग है। द सेटिंग ऑफ द नॉवल इज़ इन नॉर्थ इंडियन कैंटोनमेंट टाउन बुलंदशहर। फ्रेंड्स, कैंटोनमेंट मीन्स आर्मी की कोई रेजिमेंट है वहाँ पे, परमानेंट कह लो या टेम्परेरी। करेक्टर्स देखें तो लाखा इज़ द फादर ऑफ बाखा, सोहिनी एंड राखा। लाखा इज़ द हेड ऑफ ऑल स्वीपर इन द टाउन। उसके पास 3 गलियों को क्लीन कराने की जिम्मेवारी है, एंड ही फील्स प्राउड टू बी कॉल्ड एज जमादार। His relation with his boys is little strained, Baka and Raka, because he generally shout on them. बाका जो है वो इंटेलिजेंट है, ब्रिटिश कल्चर से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है, एंड साफ़ सुथरा रहना पसंद करता है अपने बाकी सभी क्लास के लोगों से। ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय। अनदर करेक्टर इन द नॉवल वी विल कम अक्रॉस टू हवलदार चरत सिंह, जो कि 38th डोगरा रेजिमेंट में हैं और फेमस हॉकी प्लेयर भी हैं। ही इज़ अ हाई कास्ट हिंदू मैन, बट फिर भी वो कास्ट सिस्टम को इतना मानता नहीं है। एंड उनके अलावा वी विल कम अक्रॉस टू पंडित कालीनाथ, कर्नल हचिनसन एंड हिज वाइफ पोएट इकबाल नाथ। सो मेजर करेक्टर इज बाका, रेस्ट ऑल आर माइनर करेक्टर्स। ओनली फीमेल करेक्टर इज सोहिनी विच इज़ गिवन नेम, एंड द वाइफ ऑफ हचिनसन इज़ देयर, बट उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत होती है भाका के दिन की शुरुआत से। और भाका के दिन की शुरुआत कैसे होती है? पिताजी के चिल्लाने से।
वो भाका सो रहा होता है लेकिन उसका पिता उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। ऑफ कोर्स बच्चों को सोना पसंद है। वो पिता उसको चिल्ला के उठा रहा होता है कि उठो एंड गो फॉर योर शिफ्ट, साफ सफाई करने वाली शिफ्ट पे जाओ। और वहाँ से कैसे ना कैसे वो निकलता है घर से, तो आगे जहाँ पहुँचता है हवलदार चरत सिंह के यहाँ, तो वो भी उसके ऊपर चिल्ला देता है क्योंकि उसने बाथरूम यूज़ करना होता है और वो क्लीन नहीं होता है। यहाँ पे चरत सिंह थोड़ी सी चेंज पर्सनैलिटी दिखाई गई है क्योंकि शुरुआत में वो चिल्लाता है लेकिन बाद में जब वो भाका के काम से खुश हो जाता है तो उसको बोलता है कि तुम दिन में बाद में आना मेरे से, आके एक हॉकी स्टिक ले जाना जो मैंने प्राइज़ में जीती है। एंड भाका इस बात पे बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। भाका ने ब्रिटिश रेजिमेंट्स में भी कुछ समय तक काम किया होता है, इसलिए उनको उनका थोड़ा कल्चर अच्छा लगता है। वो उनके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करने की कोशिश करता है बट विद इन इंडियन लिमिट्स। तो इसके चलते उसके जो साथी होते हैं उसी क्लास के, वो उसको चिढ़ाते भी हैं और उसको पिलपली साहब करके भी बुला के थोड़ा चिढ़ाते हैं। और ये बात भाका को भी अच्छी तरह पता होती है कि उसके सिर्फ कपड़े ही अंग्रेज़ों की तरह हैं लेकिन उसकी ज़िंदगी में देयर इज़ नथिंग इन इंग्लिश इन हिज लाइफ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे ही भाका के दिन की शुरुआत होती है, हिज फादर ग्रीट्स हिम विद अब्यूज़। तो यहाँ पे वो ऑलरेडी उस मॉर्निंग में डिप्रेस्ड होता है, तो बेचारा उसके मन में अपने पिता के प्रति थोड़ी हेट जागती है और उसे अपने माँ की याद आती है। उसकी माँ जो एक लविंग एंड वार्म नेचर की थी, जो अभी नहीं है। वो बेचारा उनको याद करता है कि किस तरह से जब वो सुबह उठता था उसकी माँ उससे प्यार करती थी, उसको चाय ऑफ़र करती थी, कितना अच्छा लगता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसी सोच में डूबा हुआ जब वो वहाँ हवलदार जी के यहाँ पहुँचता है, हवलदार चरत सिंह भी उसको डांट देते हैं क्योंकि उनको बाथरूम जाना होता है और उन्हें पाइल्स की शिकायत होती है। बट हवलदार चरत सिंह उसको लास्ट में हॉकी की बात करके खुश कर देते हैं, उसके काम से खुश होके। हवलदार चरत सिंह के यहाँ से काम करने के बाद भाका अपने दिन के बचे हुए काम में जुट जाता है। बड़ी मेहनत से काम करता है और ऑलमोस्ट ही इज़ अबाउट टू कंप्लीट हिज वर्क। वो थर्ड रो तक पहुँच जाता है काम करते करते। तो थकावट सी महसूस करता है क्योंकि झुक झुक के उसको क्लीन करना पड़ता था। तो टू ईज़ हिज पेन वो एक स्ट्रेच सा लेता है, उसी दौरान उसको एक क्रैम्प भी आ जाता है। लेकिन जैसे उसका वो तीनों गलियों वाला काम ख़त्म होता है, देन ही नोज़ ही हैज़ टू गो टू अनदर जॉब। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक बच्चा कितना वर्कलोड है उसके ऊपर और इस सोसाइटी के कास्ट के लोगों को कितना टफ काम करना पड़ता था और कितना गंदा काम। अब भाका जब अगले काम करने के लिए जाता है एज ए सब्सटीट्यूट टू हिज फादर एज ए स्ट्रीट स्वीपर, वो अपने पिताजी की जगह जाता है स्ट्रीट स्वीपर के रूप में क्योंकि उसका फादर आज नहीं जा सकता है, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। उसी दौरान क्या इंसिडेंट होता है कि वो अननोइंगली एक अपर कास्ट हिंदू के साथ टच कर जाता है गलती से। देयर ही वॉज स्लैप्ड बाय हिम। वहाँ पे उसको थप्पड़ खाना पड़ता है क्योंकि उसने उसको टच किया और वो गंदा हो गया। यही नोशन, मतलब यही लोगों की सोच थी उस समय में कि एक लोअर कास्ट का साफ सफाई करने वाला आदमी जब उनको टच करता है, दे आर पोल्यूटेड, उनको नहाना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, फलाना है ढमकाना है। तो वो अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार देता है। सून द क्राउड गैदर्स अराउंड भाका। वो उसके ऊपर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है। जो भीड़ है वो वहाँ पे इकट्ठा होकर तमाशा देख रही है। ये नहीं कि उसको बच्चे को वहाँ से बचाएं, लेकिन नहीं, दे आर एन्जॉइंग इट। और उसी भीड़ में से एक मिस्चीवियस लड़का बोलता है कि उसके ऊपर भाका के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि ये स्मॉल इनोसेंट किड्स को मारता है। भाका बेचारा बड़ी कोशिश करता है इस चार्ज को डिनाई करने की कि नहीं, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो एक अनटचेबल था, टॉयलेट क्लीन करने वाला लड़का था। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन द क्राउड शोज एनी सिंपैथी फॉर भाका। क्या करें, अभी ऐसी सोसाइटी में था वो। इन फैक्ट दे फील अ किड ऑफ प्लेजर वाचिंग हिम बीइंग ह्यूमिलेटेड। वो बच्चों के लिए एक मनोरंजन का साधन था। जो अपर कास्ट के थे उसको बदनामी होते हुए, उसकी निंदा होते हुए देख रहे थे, तो उसके ऊपर उनको मजा आ रहा था। वो वहाँ पे बेचारा हेल्पलेस मोशनलेस खड़ा था बस। द ओनली पर्सन हु शो सिंपैथी फॉर बाखा इज़ द मोहम्मदन टांगे वाला। वहाँ से जो टांगे वाला गुजर रहा होता है वही एक ऐसा आदमी होता है जो उसको उस भीड़ से बचाता है और थोड़ी सिंपैथी शो करता है। यहाँ पे राइटर कहना चाहता है कि जो हिंदू का सिस्टम थी वहाँ पे जो छुआछूत थी वो मोहम्मदन टांगावाला में नहीं थी, मोहम्मदन मुस्लिम्स में नहीं थी। वो छुआछूत को नहीं मानते थे, इसलिए वो वहाँ से उसको बचा के निकाल के ले जाता है। इस हादसे के बाद भाका एक बहुत ही हाई लेवल तक अवेयर हो जाता है कि यस, ही इज़ अनटचेबल। हिज plight एज अनटचेबल इज हाईलाइटेड बाय हिज अनाउंसमेंट, पुश पुश स्वीपर कमिंग। अब देखिए उसकी दुर्दशा जो है वो अनटचेबल स्टोरी में कैसे दिखाई गई है कि
उसको अनाउंस करना पड़ता था, पुश पुश स्वीपर कमिंग, ताकि आने जाने वाला लोग जो भी हाई कास्ट का है वो अपने आप को उससे टच होने से बचा ले। अगर वो कहीं गलती से ये अनाउंसमेंट करना भूल जाता है तो ये भी उसी की गलती है कि उसको ये अनाउंसमेंट करना इतना कंपलसरी है कि आगे आने वाले कोई भी लोग है वो अवेयर हो जाए। सो इस स्टेटमेंट के साथ देखिए आप उसकी दुर्दशा क्या होगी इस सोसाइटी में ऐसे बच्चे की। ही स्टार्ट्स थिंकिंग दैट वाई ही वॉज ट्रीटेड इन सच अ ह्यूमिलेटेड एंड एब्यूजिव मैनर। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वो इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं उसके साथ, इतनी दुर्दशा या इतना गाली गलौच, ये एक निंदनीय क्यों बिहेव करते हैं उसके साथ, वो आखिर उसका दोष क्या है। एंड वाई नॉट साहिब्स एंड मुस्लिम्स हैव एनी प्रॉब्लम टचिंग हिम। उसको टांगे वाला बचा के लेके गया, अंग्रेज लोग भी थे जिनको साहिब बोलते थे, उनको क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। द ऑथर इज एक्चुअली हाईलाइटिंग द क्रुएलिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम बाय कंपेयरिंग देम टू अदर रिलीजन। यहाँ पे ऑथर हमें क्या बताना चाह रहा है कि जो कास्ट सिस्टम कितनी क्रुएल्टी थी, कि जो क्रुएल्टी थी कंपैरिजन टू अदर रिलीजन्स। सो एक कारण ये भी हो सकता है, वो हिंट करता है यहाँ पे कि बहुत सारे लोअर कास्ट हिंदू थे दैट वर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ये भी उसका एक कारण हो सकता है। इस हादसे के बाद भाखा अपने अगले काम के लिए निकल जाता है। आगे उसको टेम्पल का जो आंगन है उसको अंदर झाड़ू वगैरह मारने के लिए जाना होता है। तो यहाँ से थप्पड़ खा के वो फिर निकलता है, आगे बढ़ता है। तो रास्ते में स्टॉल्स के ऊपर काफ़ी सारे ब्रास बैंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देख के उसका मन थोड़ा सा मंत्रमुग्ध हो जाता है, थोड़ा सा भूल जाता है, मोहित हो जाता है उन सबको देख के। तो पीछे वाला जो भी उसके साथ बेचारे से घटना हुई है थोड़ा उससे रिलीफ मिलता है। ही देन गोज़ टू द टेम्पल। जब वो मंदिर पहुंचता है वहाँ पे वो मूर्तियों को देखता है, भगवान की मूर्तियाँ देखता है, तो उसको मन में कुछ एक शांति की लहर सी उठती है। उसको देख के मन को एक शांति मिलती है, पीस मिलता है। वो अच्छी तरह जानता है कि ही इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इन टू द टेम्पल, बट स्टिल ही इज़ सो क्यूरियस टू नो अबाउट द केज्ड स्नेक गॉड। शिवजी भगवान की मूर्ति को देखने के लिए उसके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा उठती है। तो वो उसको देखते देखते ही क्लाइम्स फ्यू स्टेप्स टू टेक अ गुड लुक एट द गॉड। वो एक अच्छी मतलब सामने से क्लियर फोटो देखना चाहता था, पिक्चर को देखना चाहता था। तो उसके हाथ जो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं, ऐसे हम हाथ जोड़ के मंदिर में जाते हैं जैसे। लेकिन उसी समय उसको एक आवाज़ सुनाई देती है चिल्लाने की, पोल्यूटेड पोल्यूटेड पोल्यूटेड। भाखा बेचारा सोच के डर जाता है। तो वो सोचता है, भाखा थिंक्स दैट ही हैज़ बीन डन फॉर। अब वो फिर से गया। सडनली वो क्या देखता है वहाँ के, अपनी सिस्टर सोहिनी को देखता है, एक बहुत ही नज़दीक अपने। तो भाखा उसकी तरफ जाता है और सेम टाइम क्राउड भी इकट्ठा हो जाता है। तो वो भाखा के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने मंदिर को भी गंदा कर दिया भाई। बट सोहिनी हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। सोहिनी भाका को बताती है, जो उसकी सिस्टर है, कि जब वो पंडित के घर में बाथरूम क्लीन कर रही थी, देन द प्रीस्ट ट्राई टू मोल्स्ट हर। पंडित कालीनाथ उसका नाम था, उस पंडित ने उसके साथ बदतमीज़ी की। एंड जब उसने उसको रोकने की कोशिश की तो वो बाहर चिल्लाते हुए आ गया कि पोल्यूटेड, उसने मुझे गंदा कर दिया है, मुझे टच करके गंदा कर दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पुजारी जो था वो कितना ही धूर्त और चालाक किस्म का इंसान था। वैसे तो मंदिर में अनटचेबल को आना अलाउड नहीं है, उनको छूना अलाउड नहीं, लेकिन इन बाथरूम ही ट्राई टू मोल्स्टर। अब मंदिर में पंडित जो है वो भाखा और उसकी सिस्टर दोनों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के भीड़ को अपनी तरफ कर लेता है, और भाखा को और उसकी सिस्टर को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। अब भाखा बहुत ही जल्दी पूरी सिचुएशन को समझ जाता है, एंड वो ये भी समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, नो बडी इज़ गोइंग टू लिसन हिम। और ये प्रीस्ट जो है ये कोई ना कोई चाल चल देगा। टुगेदर विद सोहिनी ही वॉक्स टुवर्ड्स द गेट ऑफ द टेम्पल। अब वो सोहिनी को लेके वहाँ से निकलता है, और रास्ते में उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी सिस्टर सुंदर है। एंड एट द सेम टाइम वो इस फैक्ट से घृणा भी करने लगता है, इस आइडिया से कि कल को इसकी, मेरी सिस्टर की मैरिज मेरे जैसे किसी कास्ट वाले साफ सफाई करने वाले के साथ होगी। ये कितना कड़वा सत्य है। वो सोचता है कि ये पुजारी कितना ही मतलब गलत किस्म का इंसान है, और उससे वो बदला लेने के बारे में भी सोचता है। बट फिर भी उसके मन में सेम टाइम दूसरा ख्याल आता है कि ये भी पॉसिबल नहीं है। अब वो करे तो करे क्या। अब वो ये जानता है कि ही कैनॉट डू एनीथिंग, एंड देयरफॉर ही विशेस दैट हिज सिस्टर वर नॉट ब्यूटीफुल, कि मेरी सिस्टर इतनी सुंदर ना होती तो ही अच्छा था। फ्रेंड्स, थोड़ा पीछे जाते हैं। मॉर्निंग की शिफ्ट ख़त्म करने के बाद भाखा जब प्यासा थका हारा हुआ घर आता है तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो वाटर इन द हाउस। तो उसकी सिस्टर सोहिनी जो है वो कहती है कि वो कुएं से पानी भर के लाती है। यहाँ पे राइटर ने दिखाया है कि
इवन कुएं पानी के लिए भी कुएं पे कितनी लंबी लाइन लगती थी इन अनटचेबल्स के लिए। इनको दूसरों की मर्जी के ऊपर वहाँ पे खड़े रहना पड़ता था कि कोई अपर कास्ट वाला आते जाते इनके घड़े में थोड़ा पानी डाल दे। तो वहाँ पे जब सोहिनी पानी के लिए वेट कर रही होती है, तो वहाँ पे ये जो पंडित कालीनाथ है, ये सोहिनी के घड़े में थोड़ा पानी डाल देता है, पानी देता है उसको, उसकी मदद करता है। लेकिन इसके पीछे भी उसकी चालाकी थी, धूर्तता थी। इसके बदले में ही इंस्ट्रक्ट हर टू कम टू क्लीन द टेम्पल लेटर इन द डे। सोहिनी एग्रीज एंड हरी होम विद द वाटर। तो पंडित कालीनाथ की सोहिनी पे उस समय से ही बुरी नज़र थी। तो यहाँ पे ये बताया गया है, पंडित कालीनाथ के बारे में बताया है, इज़ नॉट अ गुड पर्सन। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। मंदिर से निकलने के बाद भाका अपनी आउटकास्ट कॉलोनी की तरफ बढ़ रहा होता है। वहाँ पे अपनी सिस्टर के साथ जा रहा होता, तो अचानक उसको याद आता है कि उसको घर में पिताजी ने बोला था कि कुछ खाना ले आना फैमिली के लिए। तो वो अपनी सिस्टर को बोलता है तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। वो खुद बढ़ जाता है सिल्वर स्मिथ्स कॉलोनी की तरफ, और वहाँ पे ऐसे स्टार्टेड शाउटिंग ब्रेड फॉर द स्वीपर, मदर ब्रेड फॉर द स्वीपर। लेकिन उसकी इस रिक्वेस्ट पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। बाका बेचारा बोल बोल के थक जाता है। ही इज़ टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, ऑलरेडी इतना काम करके आया है, कितने थप्पड़ खा के आया है। एंड देयरफॉर सिट्स एट द वुडन प्लेटफॉर्म ऑफ अ हाउस एंड लीन अगेंस्ट द डोर एंड फॉल एस्लीप। उसको नींद आ जाती है वहाँ पे और सपनों में खो जाता है, बहुत गहरी नींद आ जाती है। उसकी नींद खुलती है एक साधु की आवाज़ से जो खुद भिक्षा लेने आया होता है। तो वो देखता है कि तुरंत दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक लेडी आती है विद सम चपाती एंड दाल, साधु को देती है। और जैसे ही बाका को देखती है वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि तू स्टिल यू आर हेयर इन द थ्रेशोल्ड, तुम अभी तक डोर स्टेप पे हो, अभी तक एंट्रेंस में हो। बाका आस्क फॉर अपोलॉजी, वो माफ़ी मांगता है और खाने के लिए अपील करता है। बहुत सारी चिक चिक किच किच के बाद, उसका काम करने के बाद, वो उसको एक रोटी फेंकती है, जस्ट लाइक जैसे कुत्तों को खाना देते हैं। तो देखिए आप किस तरह से जीवन जी रहे थे वो अनटचेबल सोसाइटी में। बाका थिंक्स दैट ही कैनॉट टेक इट एनी मोर। अब बाका के मन में ये आता है कि अब वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वो वहाँ से घर की तरफ बढ़ जाता है। अब बाका अपने अंदर ही कन्फ्यूज़न में है कि वो ये सारी चीज़ें अपने पिता को कैसे बताएगा, वो कैसे बताए कि उसके साथ और उसकी सिस्टर के साथ क्या हुआ। वो इसी कन्फ्यूज़न में अभी घर की तरफ बढ़ता था। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो हिज फादर शाउट्स एट हिम एंड कॉल हिम गुड फॉर नथिंग, तो किसी काम का नहीं है। एंड होप्स, सोचता है कि जो उसका बड़ा बेटा है वो शायद कुछ खाने के लिए ले आए। और इस पर बाका सोचता है, थिंक्स ऑफ द डे व्हेन ही यूज्ड टू गेट प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू ईट फ्रॉम द हिंदू फैमिलीज, बट द मेमोरी ऑफ इंसिडेंट्स इन द टाउन मेक हिम सैड। लेकिन वो मेमोरीज जो उसके साथ घट रही थी वो उसको बहुत दुख पहुंचा रही होती हैं। उसके पिता को लगता है कि कुछ तो गलत है। एंड जब वो बाका से पूछता है तो बाका टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड विद हिम एंड हिज सिस्टर इन द टाउन। वो अपने पिता को कहता है कि वो अब दोबारा उस शहर में नहीं जाएगा। तो लाखा अपने बच्चे को थोड़ा संतावना देता है और उससे कहता है कि अबाउट द लिमिटेडनेस, वो अपनी उनको बोलता है कि यार हमारा जीवन थोड़ा लिमिटेड है, हम इस तरह से खुल के नहीं जी सकते। एंड इस तरह की चीज़ें उसको नहीं सोचनी चाहिए। लाखा उससे बोलता है कि तुम्हें याद है कि जब तुम बहुत बीमार पड़ गए थे तो तुम्हें एक अपर कास्ट के हकीम ने ही ठीक किया था, उसने दवाई दी, तुम्हारी देख रेख की थी जब तुम छोटे बच्चे थे। उसी समय में बाका का भाई वहाँ पे एंटर करता है, राखा कुछ खाना लेके आता है जो कि वो बैरक से लेके आया होता है, आर्मी एरिया से, जहाँ से कुछ खाना बचा खुचा लेके आता है। ऑल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम द सेम बास्केट। सारे फैमिली मेम्बर्स उस एक टोकरे पे टूट पड़ते हैं जिसके अंदर वो बचा खुचा खाना लाया होता है। खाते समय कि अचानक बाका जो होता है उसको क्या लगता है कि इस पे किसी का सलाइबा वगैरह पड़ा होगा, किसी का खाना जूठा खाना है, ये लेफ़्ट ओवर फूड है, तो वो खाना बंद कर देता है। एंड सडनली उसका मन थोड़ा सा ऐसे हो जाता है एंड ही स्टॉप्स ईटिंग, सेज दैट ही हैज़ टू गो टू रामचरण सिस्टर वेडिंग। उसे अपने किसी दोस्त की बहन की शादी में जाना है, वो वहाँ जा रहा है और वो वहाँ से खाना छोड़ के निकल जाता है। स्टोरी में एक बाका अपने अपने आप में अंदरूनी मतलब मन में बात करता है, मोनोलॉग अपने आप से बात करता है और उससे दिखाया गया है कि वो रामचरण की जो सिस्टर है उससे शादी करना चाहता है। लेकिन बट हर मदर, लेकिन उसकी जो रामचरण की मदर है वो 200 रुपये ले चुकी है किसी और आदमी के हाथ से फॉर द हैंड ऑफ हर डॉटर, मतलब उसके साथ भी उसकी शादी नहीं हो सकती। देवर वाशर्स मैन, वो जो हैं वो धोबी का काम करते हैं। एंड आउटकास्ट, बट दे कंसिडर दैम सेल्फ अबव भाकास फैमिली इन द हायरार्की ऑफ द आउटकास्ट। तो यहाँ पे बताया गया कि धोबी
की कास्ट को जो स्वीपर्स हैं उनसे थोड़ा अप माना गया, लेकिन वो भी अछूत हैं। तो भाखा जिससे प्यार करता है रामचरण की बहन से, उसके साथ भी उसकी शादी नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ बीइंग अ स्वीपर। अब बस वही कि जिससे वो प्यार करता है रामचरण की सिस्टर से, उसी की शादी में पहुंच जाता है। वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ मिलता है, रामचरण से मिलता है, छोटा से मिलता है। अब वो क्या नोटिस करते हैं कि जो बाखा का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो अपने कुछ ख्वाबों में ख्यालों में ही खोया हुआ है, कोई मतलब दुखी टाइप का है। तो जब उनको उससे पता चलता है कि बाका के साथ सुबह से लेके अभी तक क्या क्या इंसिडेंट हुआ है, उस पंडित वाली बात स्पेशली कि उसकी बहन के साथ छेड़खानी की है, तो वो बोलते हैं कि चलो अभी हम उस प्रीस्ट को मारते हैं मिलकर। लेकिन साथ ही में फिर वही बात कि बट आफ्टर रियलाइजिंग दैट इट्स इम्पॉसिबल, उनको लगता है कि ये सही नहीं है, हम फिर फंस जाएंगे, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। तो उसका जो फ्रेंड है वो बाका का थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए उसको बोलता है कि यार चलो हॉकी खेलते हैं, बाका टू गेट द हॉकी स्टिक फ्रॉम हवलदार, जो उसने उसको देने को बोली थी, और उससे वो मिले हॉकी लेकर। बाका जो है वो फिर उसको याद आता है कि यार मुझे हवलदार साहब ने बोला था कि हॉकी लेने के लिए, तो उसको भी खेलने का शौक़ होता है बाका को। वो खुशी खुशी वहाँ से उसका मन थोड़ा चेंज हो जाता है, वो वहाँ से निकलता है वहाँ पे हवलदार चरण सिंह के यहाँ पे। अब यहाँ पे चरण सिंह साहब की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बताया गया है। वो बाका के साथ बिल्कुल भी अनटचेबल जैसा बिहेव नहीं करता है। वो उसे घर बुलाता है, बिठाता है, चाय पिलाता है एंड उसको अलाउ करता है उसकी कोई भी चीज़ छूने के लिए, मतलब उसको मना नहीं करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सभी लोग भी ये सब चीज़ें नहीं मानते थे, लेकिन कुछ लोग ये जो सोसाइटी में भ्रम फैलाया था इसके काफ़ी गहरे शिकार थे। लेकिन हवलदार चरत सिंह भी एक हिंदू अपर कास्ट का था, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। बाका दोपहर को हॉकी खेलने के लिए निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे वो जब हॉकी खेल रहा होता है कुछ लोगों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे किसी को चोट लग जाती है। अब बाका उसकी मदद करने के लिए उसको उठा के उसके घर तक ले जाता है। अब यहाँ पे भी देखिए आप कि वो अछूत है और उसने किसी के बच्चे को उठा लिया होगा और वो हायर कास्ट का है। वहाँ वो हेल्प करना चाहता था, लेकिन हेल्प करने के बाद भी उसको वहाँ डांट पड़ती है। वो फिर उसके अंदर वही भावना जागती है, एक मतलब कि हीन भावना की यार मैं करूँ तो करूँ क्या, और वो कंफ्यूज हो जाता है अपनी लाइफ में, और उसका सारा जो मूड खेल के थोड़ा अच्छा हुआ था वो स्पॉयल हो जाता है। और वो अपनी वापस हॉकी प्ले फील्ड में जाता है, अपनी हॉकी स्टिक को कहीं झाड़ियों में छुपाता है और अपने घर की तरफ वापस जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है वहाँ भी उसको फादर और उसका जो यंगर ब्रदर है वो उसके साथ बुरा बिहेव करते हैं फॉर हिम हैविंग वेस्टेड सो मच टाइम एंड आस्क हिम टू लीव। उसको बोलते हैं तू यहाँ से निकल जा, तूने पूरा दिन बर्बाद कर दिया है, दोपहर कहाँ था तू इतनी देर तक। बाका अपने अंदर एक बड़ी ही दयनीय सिचुएशन में महसूस करता है, अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है और दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है। और उसको ये नहीं पता चल रहा होता कि उसने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से उसको ये सब भोगना पड़ रहा है। ही सेज दैट ही वुड रादर प्रेफर डेथ ओवर द माइजरी एंड इल ट्रीटमेंट। वो इस हद तक भी सोचता है कि अभी तो मर क्यों नहीं जाता वो, और इतने बुरे बिहेव के साथ क्यों जी रहा है वो। यही चीज़ों के बाद भाका थक हार के एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे चिंतन करने लगता है। तो वहाँ पे कर्नल हचिंसन एक इंग्लिश मैन है जो उसको अप्रोच करता है और उसको बताता है क्रिश्चियनिटी के बारे में कि बच्चे यहाँ पे कोई छुआछूत नहीं है, तुम आओ और इसमें कन्वर्ट हो जाओ। लेकिन भाका को उसकी बातें जो हैं वो समझ में नहीं आती हैं क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड, बट वो इस चीज़ को सुन के काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है कि यहाँ पे एटलीस्ट छुआछूत तो नहीं है। और कर्नल हचिंसन की जो वाइफ होती है उसको ये सब कर्नल की हरकतें पसंद नहीं होती हैं, इसलिए वो बाका को वहाँ से निकल जाने को बोलती है जब वो उसको घर लेके जाता है। सो इसी दौरान बाका को फिर से ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ राइटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है फिर से रिलीजन के बारे में कि क्रिश्चियनिटी में छुआछूत अपर लोअर कास्ट ये सब नहीं था। अब बाका जब कर्नल साहब के घर से ह्यूमिलेट होकर निकलता है तो वो देखता है कि भीड़ इकट्ठी हो रखी है रास्ते में। अब वो उस भीड़ में देखता है कि एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी जो थी इंडिया में उसके लोग इकट्ठे हो रखे हैं, इवन अनटचेबल्स आर आल्सो देयर। अब उसको पता चलता है कि गांधी जी इज़ गोइंग टू स्पीक समथिंग अबाउट अनटचेबिलिटी एंड जैसे ही उसको ये सब पता चलता है उसके मन में कहीं ना कहीं ये आता है कि ही थिंक्स ओनली गांधी जी कैन इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम एंड एंश्योर इक्वलिटी इन द सोसाइटी। अब वो स्पीच सुनने के लिए खड़ा हो जाता है। अब वहाँ गांधी जी अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो हिंदू सोसाइटी है उसके ऊपर ये छुआछूत एक बहुत ही बड़ा दब्बा है। वो अपनी
स्पीच में उस स्टोरी की भी बात करते हैं जो बॉय उक्का, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि मुल्क राज आनंद जी ने पढ़ी थी स्टोरी और वो गांधी जी से मिलने आए थे, उस स्टोरी के बारे में बताते हैं। गांधी जी ये भी बताते हैं कि वो अपने अगली लाइफ में, अपने नेक्स्ट जन्म में ही विशेस टू बोर्न एज अनटचेबल, वो इस सोसाइटी में पैदा होना चाहते हैं ताकि वो एटलीस्ट उनकी मिजरी को रियलाइज़ तो कर सकें, उनके साथ जो जो भावना को फील कर सकें, उनके दुख दर्द को समझ सकें। ही कंसिडर्ड इट एज अ सोशल इवल, और इसको सामाजिक कुरीति, सामाजिक बुराई के तौर पे मानते हैं और वो इसको सोसाइटी से ख़त्म करना चाहते हैं। अपनी स्पीच में गांधी जी उनको ये भी एडवाइस करते हैं कि आप शराब मत पीजिए, मीट मत खाइए, और आप जो भी काम करते हैं उसके बदले में आप अपर कास्ट वालों से अपने पेमेंट की डिमांड कीजिए या फिर फूड ग्रेन्स की डिमांड कीजिए। अब भाखा ये सब सुन के बहुत ही टच हो जाता है उनकी स्पीच से, उसको एक अच्छी फील होती है और वो देखता है कि जैसे ही गांधी जी स्पीच ख़त्म करके जाते हैं तो लोग चिल्लाते हैं महात्मा गांधी जी की जय। कुछ लोग उन्हें फूल और हिपोक्राइट भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इकबाल नाथ और जो एक पोएट है और उसका एक फ्रेंड है बशीर जो बैरिस्टर है, वो बात कर रहे हैं आपस में कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे ही इंडियन सोसाइटी में ये जो अनटचेबिलिटी की इविल भावना है ये ख़त्म हो जाएगी। वो आपस में बात करते रहे हैं किस चीज़ की, कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। वो एक फ्लश सिस्टम की बात कर रहे हैं फॉर सीवेज डिस्पोजल, एंड जिसकी वजह से ये जो अछूत हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि फ्लश सिस्टम से उनको टॉयलेट क्लीन नहीं करना पड़ेगा, जिसको भी क्लीन करना होगा वो खुद ही फ्लश कर लेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन सोसाइटी में अब इस सोशल इविल को इरेडिकेट करने की। बाका ये जब सुनता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है, लेकिन वो खुश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ही डिसाइड्स टू गो बैक होम एंड टेल द स्टोरी अबाउट गांधी जी विजिट टू हिज फादर। वो इसको सुनकर इतना खुश हो जाता है कि अब फ्लश सिस्टम की वजह से ये जो हमारा काम है, अभी ये सोसाइटी के अंदर से इविल जो है वो ख़त्म होने वाली है। इसी के साथ भाखा का जो ये पूरा दिनचर्या है वो ख़त्म होती है और ये स्टोरी भी ख़त्म होती है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि द नॉवल ऑफर्स 3 सॉल्यूशंस टू इविल द अनटचेबिलिटी। छुआछूत को ख़त्म करने के 3 सॉल्यूशन दिखाती है। वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन इज टू कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, सेकंड इज द गांधीयन वे, एंड द थर्ड इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लश सिस्टम, दैट इज मॉडर्न लॉ एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, स्टोरी को ख़त्म करते हैं इसके थीम्स के साथ। थीम्स रिप्रेजेंट सोशल इविल, सफरिंग एंड पेन, क्लास स्ट्रगल, इंडियन हैबिट्स एंड सोशल कस्टम, रिलीजन। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।